तो जैसा कि बेटा नाम लिखा हुआ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ईथर की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो पेपर के हिसाब से 100% आती है। आज के वीडियो में एक थोड़ी सी स्पेशल बात यह है कि आपको जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो स्टार्ट होते ही आपने देखा होगा कि एक पेज है वहां पर जिसमें कि एनसीईआरटी की लाइनों को मैंने एक जगह करके लिख दिया है, जो वहां पे दे दिया है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग सब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की उन लाइनों को डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे, आपको किताब में ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इंटेक्स क्वेश्चन है हम उसे भी करने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं निपटा देंगे। तो आपको नोट्स भी बनाना है और चीजों को समझना है। अभी आपको उस प्रीव्यू को, एनसीईआरटी व्यू को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो उस समय आप इसको याद रखेंगे और एक रीडिंग मार लेंगे। देखते हैं, बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, ये किसके लिए काम करेगा? ईथर की प्रिपरेशन होगी यहां, यानी ईथर हम लोग बनाएंगे। और बोला जाता है कि ईथर को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड ये। अब ये मैं क्यों यहां पर ले आया हूं इस रिएक्शन को? हम लोगों ने SN1 और SN2 अभी पढ़ा है, तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये आपको याद रखना है। तो अगला पॉइंट अगर मैं बोलता हूं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, अभी तो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बेटा, ठीक बात है। अब होता क्या है यहां पर? तो अगर मैं बात करूं तो मैं एक जनरल रिएक्शन से बात कर रहा हूं। वो जनरल रिएक्शन ये है, कहा गया कि अगर आप मेटल का एल्कोक्साइड ले लें, जनरली एनसीईआरटी ने सोडियम लिया है, तो बोला गया अगर आप मेटल का एल्कोक्साइड लेते हैं यानी RO माइनस Na प्लस, तो अगर आपने लिया है तो RO माइनस जो है वो इतना पोर्शन जो है दोस्त, वो किसकी तरीके काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और SN2 मैकेनिज्म अगर है तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, आपको यहां पर किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। बोला गया सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड से कराए, तो मैं एल्किल हैलाइड में R-X लिख रहा हूं, बात को समझिएगा। बोला गया अगर ये रिएक्शन आपने कराई तो इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, WES से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोले यहां होता ही है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये R- पे अटैक करेगा और X यहां से X माइनस की तरीके निकल जाएगा। तो आपको पता है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, एक स्टेप में काम हो जाएगा, देखिएगा और बहुत आराम से मामला निपट जाएगा। RO R- दिख रहा होगा आपको, किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का, और साथ में क्या बनेगा? NaX, सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा वहां पर। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड लूंगा, मेटल ले रहा हूं, मेन है, जरूरी नहीं कि सोडियम एल्कोक्साइड ही ले, न्यूक्लियोफाइल बस होना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड। तो अगर मैं ले रहा हूं तो मैं अगर इस रिएक्शन की आपसे केवल ये पूछूं कि बेटा यहां क्या हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि सर X यहां से निकल रहा है X माइनस के तरीके, और RO माइनस इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहा है। RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, X माइनस जा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं ये NSR रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां इंपॉर्टेंट बात, बहुत गौर से समझिएगा, जल्दी निपटेगा ये, और 4 नंबर है आपके। अगर बात की जाए तो ये पूछा जाता है कि जो आप न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्या लेते हैं? न्यूक्लियोफाइल, उसमें आपका एल्कोक्साइड जो है, ये पोर्शन, जो एल्कोक्साइड पोर्शन है,
वो क्या क्या हो सकता है। तो जनरली बोला गया कि आप यहां पर R की जगह अगर CH3 लेंगे तो CH3O- ले सकते हैं। अगर आप R की जगह C2H5 लेंगे तो C2H5O- ले सकते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो मैं इसे बोलूंगा ये मिथॉक्साइड आयन होगा। इसकी बात करूंगा, 2 कार्बन है तो आप समझ रहे होंगे बेटा कि इथॉक्साइड आयन होगा। इसी में आप अगर इस तरीके से इसे बनाएंगे O- और यहां Na+ ले लें तो वो बात एक ही है। इसे बोलेंगे आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या नाम देंगे? आइसोप्रोपॉक्साइड। इसी में अगर मैं आपसे कहूं बेंजीन रिंग के ऊपर O- है, न्यूक्लियोफाइल है, फिनॉक्साइड है, इसी में अगर मैं आपसे कहूं 3 CH3 लगे, O-, Na+, तो CH3 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 CO- है, यानी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये चीज हमें क्या सिखा रही है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल भी हो सकता है और इस तरीके से बल्कि भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल अगर बल्कि है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा नहीं आता है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोफाइल को लेने में नहीं है। ठीक बात है। लेकिन R-X यानी कि एल्किल हैलाइड, अब अगर हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो एक बात मुझे बताइए दोस्त, X जो होगा हम सबको पता है, हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं। मैंने आपको एसेंटुम पढ़ाया था। RF नहीं लेते क्योंकि F- एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है। R- की अगर बात करेंगे तो R- आपको याद रखना है क्योंकि एसेंटू मैकेनिज्म है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा, नॉर्मल होगा, चलेगा, लेकिन R- पर जब अटैक होगा तो R- पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। R- पर क्या नहीं होना चाहिए? स्टेरिक हिंड्रेंस, या सरल भाषा में बात करें तो बल्कि नहीं होना चाहिए। समझिएगा, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो या बल्कि ना हो, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी में कहा जाता है कि R- जो होगा, बोला जाता है, एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा है, फॉर बेस्ट मेथड ऑफ ईथर प्रिपरेशन, हम लोग पढ़ के भी आए हैं, R- क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको यूज करना है। क्योंकि हम लोगों को पता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ऐसा होता है जो आसानी से, उसके ऊपर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, आसानी से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, तो यहां कोई समस्या नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन किसके साथ लगी हुई है दोस्त? R- के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी मैकेनिज्म का। यानी आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो चलेगा, लेकिन आपका एल्किल हैलाइड में जो R- है, यानी जो एल्किल पार्ट है, वो एल्किल पार्ट किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए? बल्कि नहीं होना चाहिए। और बेस्ट में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको कैसा एल्किल हैलाइड कंसीडर करना है? 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी। ठीक बात है। इसी में दूसरी बात है जो एक अलग से मैं बोल सकता हूं, क्या?
एल्किल हैलाइड जो है उसमें Rx है, यानी कि कार्बन और हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में, बाकी तो वैलेंसीज होंगी, यहां पे H लगा होगा क्योंकि अगर आप प्राइमरी भी लेंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड ना हो। पार्शियल डबल बॉन्ड कब आता है? जब रेजोनेंस होता है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्किल हैलाइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें हैलोजन डायरेक्टली रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। क्यों? अगर X का लोन पेयर कार्बन के साथ रेजोनेंस में चला गया, हैलोजन से का लोन पेयर कार्बन के सिस्टम के साथ रेजोनेंस में चला गया, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा और तोड़ना एक बॉन्ड था, अब दो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा। जैसे SN2 मैंने आपको क्या क्या बताया था, जरा बताइएगा। पहला क्या, एरिल हैलाइड नहीं देते SN2, तो यहां भी नहीं ले पाएंगे एरिल हैलाइड। दूसरा क्या अपन लोगों ने पढ़ा था, विनाइल हैलाइड नहीं देते, विनाइल हैलाइड नहीं ले पाएंगे, जब देते ही नहीं SN2 तो क्यों ले लोगे। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्रिज पोजीशन पर अगर Cl है तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, बल्कि होगा, नहीं लेना है। एल्किल फ्लोराइड नहीं लेना है, वो पहले ही बात हो गई है, फ्लोराइड कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। और सुमो ग्रुप की बात कर रहे थे तो टर्शरी ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहां ये रिस्ट्रिक्शन आपके साथ लगी हुई है। एल्कोक्साइड में जो न्यूक्लियोफाइल है वो चाहे बल्की हो चाहे नॉर्मल हो, कैसा भी हो चलेगा। एल्किल हैलाइड में जो एल्किल है आपको याद रखना है वो बल्की नहीं होना चाहिए। दूसरा, एल्किल हैलाइड में एल्किल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, एरिल हैलाइड बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हैलोजन नहीं होना चाहिए, सब मैं बता चुका हूं। और ब्रिज पोजीशन पर हैलाइड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनस्टेबल पोजीशन बनाता है, वहां पे बल्कि माना जाता है। और स्यूमो ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां एल्किल हैलाइड लगा है उसके बगल में कोई टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ना हो। जिनको नहीं पता है वो पीछे का लेक्चर SN2 का देख लेंगे। अब जो ईथर बनेगा, क्या बनेगा, जो ईथर बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन किसके लिए, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन किसके लिए, एल्किल हैलाइड के लिए, लेकिन हम फ्री किसके लिए, एल्कोक्साइड के लिए हम फ्री हैं। तो हमें जो भी ईथर बनाना होगा हम यहां बल्कि नहीं ले सकते, लेकिन यहां बल्कि लेके बना लेंगे। तो कहा गया कि जो ईथर का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट के रूप में, यहां पर नॉर्मल ईथर यानी कि नॉर्मल चेन वाला नॉर्मल ईथर भी बन सकता है, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, और 3 डिग्री यानी कि टर्शरी ईथर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, यानी आप आराम से 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सवाल के माध्यम से तो देखिएगा, पहला सवाल मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं लेता हूं CH3O- Na+, देखिएगा विलियमसन सिंथेसिस कराने जा रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Br के साथ, समझिएगा। तो आपको पता है कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा। चेक क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है दोस्त, एल्किल हैलाइड के ऊपर। क्या चेक करोगे, एल्किल कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो सबसे अच्छा प्रिपरेशन देता है। तो क्या दोस्त ये 1 डिग्री है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। O का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, Br माइनस यहां से निकल जाएगा, तो NaBr निकलेगा और हमारे पास क्या आएगा, CH3OCH3। हम आसानी से डाई मेथिल ईथर बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, कई बार आता है, अगर मान लीजिए उन्होंने फिनॉल ले लिया, मैं आपको रिएक्शन बताता हूं कैसे लिख के वो देगा। फिनॉल दिया और यहां पे वो लिख देगा ETOH यानी एथिल अल्कोहल, क्या लिखेगा, सॉरी ETI यानी ये एल्किल हैलाइड होगा, एथिल आयोडाइड।
और यहां पे वो इसी का कॉन्जुगेट बेस ले लेगा EtO माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना पड़ेगा और वो दिमाग आपको इस बात पे लगाना है कि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, जो भी हमारा फिनॉल होता है सबसे पहला स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, क्योंकि OH ग्रुप है, H प्लस पहले निकल जाए। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां आप ऐसे समझिए, अगर मैंने EtO माइनस लिया तो क्या वो इस H प्लस को निकालेगा, और अगर निकालेगा तो हमें क्या बना के दे देगा, फिनॉक्साइड आएगा। अब खुद सोचिएगा इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। ये तो न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा था, एक जो बन सकता है, इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड कर दे। तो यहां याद रखना है, इस बेस का काम या कॉन्जुगेट बेस का काम इस तरीके से E2O माइनस लिया हो अगर, तो इसका काम होता है H प्लस को निकालना, यानी एसिड बेस रिएक्शन करना। अब जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और I माइनस यहां से निकल जाएगा। तो जैसे ही निकलेगा आपको ईथर क्या मिलेगा, PH OEP। बात समझ में आ रही। तो ये हमारा ईथर है जिसका फॉर्मेशन हमको यहां पर होता हुआ नजर आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। और रीजन याद रखिए, जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात आती है तो बोला जाता है जो वीकर बेस होता है, क्या, जो वीकर बेस होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। वीकर बेस का मतलब होता है निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, वीकर बेस है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, लोकलाइज्ड है, स्ट्रॉन्गर बेस है। यानी ये इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर बेस है और ये इथॉक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में वीकर बेस है। वीकर बेस है यानी कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये बात आपको याद रखनी है। आप यहीं से ना करा दीजिएगा, क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप EtO माइनस इससे करा देंगे, कॉमन सेंस है, तो फिनॉल का क्या मतलब रह गया यहां पे। तो ये आपको याद रखना है। यहां तक आप उतारेंगे, इसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करते हैं और सवालों को लेते हैं। चलते बेटा, यहां पर मैंने एक सवाल लिखा है जिससे हम अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर आपको ये नहीं पूछा गया है कि आप क्या बनाओगे, वो तो हमने पीछे 2 रिएक्शंस में कराया है। यहां पर उसने हमें पहले से ही ईथर दे दिए कि भैया ये ईथर है और अगर आपको इन्हें बनाना है तो क्या आप इन्हें बना पाओगे, क्योंकि लिखा है क्या, इफ पॉसिबल। तो आपको ये भी देखना है कि क्या ऐसी सिचुएशन बनती है। एक बात बिल्कुल अपने बेसिक पे रहिए और मुझे इतना बताइए, जो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम कर रहे थे, इसमें हम 2 चीजें ले रहे थे, क्या, एक RO माइनस Na+ यानी सोडियम एल्कोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा रहे थे एल्किल हैलाइड के साथ, जिसको मैं बोल रहा था R-X, R- हमारा एल्किल, और हम यहां पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस करा रहे थे। क्या चीज हमें ध्यान रखनी थी, ध्यान ये रखना था, बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, ये पोर्शन RO माइनस जो कि सोडियम एल्कोक्साइड से आता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो ये कैसा भी चलेगा। मतलब सिंपल भाषा में बात करेंगे बेटा तो ये कैसा भी हो, इसमें हमें सोचना है। हमारा सारा कंसर्न R- पर होगा, एल्किल हैलाइड वाले पर। R- की अगर बात करेंगे तो R- क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर ईथर बनाना है तो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तभी हम लोग ROR- यानी कि ईथर को बना पाएंगे। अब 1 डिग्री तो होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, R- 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, R- 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड नहीं होना चाहिए, एल्किल हैलाइड विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए,
एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, ब्रिज पोजीशन पर हैलाइड नहीं होना चाहिए, और एल्किल फ्लोराइड तो होना ही नहीं चाहिए। ये सिचुएशन है। अब मुझे ये बताओ, अब अगर इतनी बात तुम याद रखते हो तो ये बताओ, यहां पर जब भी ये प्रोडक्ट आपको मिले आपको दो बातें पकड़नी है, कौन आर है कौन आर डैश है। आइए जरा बताइएगा, एक बात बताइए, आर डैश क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ, इस पोर्शन को क्या हम कभी आर डैश मानेंगे? नहीं। आर डैश हम किसको मानेंगे? इसे। और आर हम किसको मानेंगे? क्योंकि आर ओ माइनस है, इसके साथ है कैसा भी, तो ये हमारे लिए क्या होगा? आर, जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में होगा। अब देख के आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये पोर्शन आर है तो आर ओ माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे? CH3 C CH3 CH3 O माइनस Na प्लस, जिसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। नाम नोट कर लीजिए सभी लोग, क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कैसा भी हो बल्कि चलेगा। CH3 एल्किल, और हैलाइड में मैं एग्जांपल के तौर पे Br ले रहा हूं, आप Cl ले सकते हैं, I ले सकते हैं, F तो आप लेंगे ही। तो क्या होगा? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Br माइनस की तरीके निकलेगा और ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक बात। दूसरे सवाल में आते हैं, फिर से वही कहानी, आ जाओ। ये क्या जिस समय बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो क्या ये वाला पोर्शन 1 डिग्री और ये कार्बन 2 डिग्री, क्या हमें एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लेना है? यानी इतने पोर्शन को हम क्या मानेंगे? आर डैश। इसे क्या मानोगे? आर। क्लियर है बात? तो आपको याद रखना है, आपका सारा कंसर्न किसके ऊपर होना चाहिए दोस्त, कि आप जो एल्किल हैलाइड ले रहे हो उसमें आर डैश 1 डिग्री रहना चाहिए। आते हैं भाई, अब यहां पर अगर बात की जाए तो बनाएंगे, तो ये जो आर है वो बेसिकली RO माइनस होगा, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो हमारा जो एल्कोक्साइड होगा वो ये होगा O माइनस Na प्लस, और इसकी अगर बात करेंगे तो ये होगा CH3 CH2। हैलाइड में हम लोग क्या ले रहे हैं? Br ले रहे हैं बेटा। तो अब अगर हम यहां बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर रहा होगा, O माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br माइनस यहां से निकल जाएगा, इस ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने उल्टा लिया तो नहीं होगा, ये बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूं। यहां आते हैं दोस्त, दो पोर्शन है अपने पास, सोचिएगा, ये है और ये। अब एक बात बताइए, CH3 का मतलब 1 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आप ये R मानेंगे, सॉरी R डैश मानेंगे, और रिंग वाले को क्या मानेंगे? R। क्यों मानेंगे? देखिएगा, बेंजीन लेंगे, O माइनस Na प्लस, अभी पीछे रिएक्शन पढ़ के आए, फिनॉक्साइड है, प्लस CH3 Br, अटैक होगा, Br माइनस निकल जाएगा। यहीं पर मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपने उल्टा मान लिया होता तो आप कहां फंस जाते? आप इसको R डैश मानते और इसको R मानते, यानी इसका एल्कोक्साइड बनाते। तो ये बताइए, क्या ये रिएक्शन कभी होती अगर मैं यहां पर लेता CH3O माइनस Na प्लस प्लस बेंजीन, इसको अपन लोग R डैश मानते अगर, तो गलत होता, तो यहां आता Br। क्या ये एरिल हैलाइड है? और एरिल हैलाइड कभी SN2 नहीं देता, तो ये गलत हो जाता। तो ये 3 ईथर आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहां आते हैं दोस्त, एक बात बताइए, हमारे पास ये दो पोर्शन है, इनके आधार पे हमें बनाना है। हम किसी को भी R मान सकते हैं, किसी को भी R डैश। अभी अगर चले, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बेंजीन को मानिए क्या R, तो अगर आप बेंजीन को R मानेंगे तो जरा मुझे बताइए आपका न्यूक्लियोफाइल क्या तैयार होगा? बेंजीन O माइनस Na प्लस, और वो पोर्शन R डैश होगा।
यानी CH2 डबल बॉन्ड CH Br। क्या ये विनाइल हैलाइड है? बोलो बेटा। और अगर विनाइल हैलाइड है तो SN2 नहीं देगा, मतलब नहीं बनेगा, गलत हो गया। अब उल्टा मान के देख लेते हैं। उल्टा अगर आप मानते हैं तो अब आप क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियोफाइल मानेंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, न्यूक्लियोफाइल में कोई दिक्कत ही नहीं है, O माइनस Na+। हैलाइड मानेंगे बेंजीन और इसके ऊपर Br। क्या ये एरिल हैलाइड है? ये तो और बड़ी समस्या आ गई। एरिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड नहीं देते। इसका मतलब इस ईथर का फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। हमने दोनों सिचुएशन करके देख ली। इस सिचुएशन में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कल को सवाल आएगा ये 4 ईथर हैं, बताइए इसमें से कौन सा वाला ईथर नहीं बनेगा। तो आपको एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड मानकर ये चेक कर लेना है। पहले तो ये पूछ सकता है किससे बनेगा, और उसके बाद ये पूछ सकता है कि किसमें नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए नहीं बनेगा, तो अगर आप इसी मेथड पे रहते हैं कि आप याद रखेंगे कि भाई मैं जो एल्कोक्साइड लूंगा वो मैं कुछ भी ले सकता हूं न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एल्किल हैलाइड जब मैं लूंगा तो मैं 1 डिग्री ही लूंगा। या तो 1 डिग्री लूंगा, 2 डिग्री नहीं ले सकता, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं ले सकता, विनाइल हैलाइड नहीं ले सकता, एरिल हैलाइड नहीं ले सकता, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड नहीं ले सकता, ब्रिज पोजीशन पर हैलाइड को कभी कंसीडर नहीं कर सकता। इतनी चीज आप उतारेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इतना पटाख से नोट करके बताइए। चलते हैं भाई। ये एक रिएक्शन हमारे सामने लिखी है, तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि सर इसमें आपने एक गलती कर दी है। एल्कोक्साइड तो आप कैसा भी ले लेते हैं, मगर आपने एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला ले लिया, टर्शरी ले लिया या सुमो ले लिया, यानी ईथर का फॉर्मेशन नहीं है। एनसीईआरटी ने जो पन्ना शुरुआत में लगा हुआ है, एनसीईआरटी में अगर आप उसे पढ़ें तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि फॉर द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज कंसीडर्ड, यानी एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। और उन्होंने बोला कि इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज टेकन, देन यहीं से सारा खेल होगा। एलिमिनेशन जो है वो होगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि बोला एलिमिनेशन ओवर्स कम सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर आपने एल्किल हैलाइड में एल्किल 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया तो एनसीईआरटी ने बोला एलिमिनेशन ओवरकम्स का मतलब पहले ये होगा, एलिमिनेशन ओवरकम्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अब विलियमसन सिंथेसिस खत्म हो गया भाई साहब। क्यों खत्म हो गया, सुनिएगा, सवाल के माध्यम से बात करते हैं। ये वहीं पर ही एक नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिएगा जरा। यहां पर ये कह रहा है, एक बात मुझे बताओ, मैकेनिज्म हमें कौन सी करानी, SN2। अगर SN2 मैकेनिज्म करानी है तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। पहले मैं गलत कर देता हूं, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और हमें SN2 मैकेनिज्म करानी है तो दोस्त एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल को अटैक तो करना चाहिए। और जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास अटैक करने आएगा तो क्या ये 3 बल्कि ग्रुप क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको देखिएगा। ये 3 बल्कि ग्रुप इसे घेरे हुए हैं, और अगर घेरे हुए हैं तो ये CH3O- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने देंगे। भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने देंगे। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने देंगे
तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी मतलब एसेंटो मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। मतलब हम जो प्रोडक्ट मान के चल रहे थे CH3 C CH3 CH3 OCH3, ये तो तब बनता ना जब ये अटैक करता, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड आपने कैसा ले लिया, 3 डिग्री लिया है। बोलो भाई, ये एल्किल हैलाइड जो आपने कंसीडर किया है ये कौन सा वाला लिया है, 3 डिग्री लिया है। तो उसने जो बोला है 2 डिग्री 3 डिग्री अगर है तो क्या होगा, एलिमिनेशन ओवरकम्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ। अब आते हैं तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन नहीं होती। अब आपको कुछ और सोचना है। एक बात बताइएगा, होता क्या है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बता दूं। अगर किसी पर रियल निगेटिव चार्ज है, सुनिएगा, और वो किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन ही होता है जिसको हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के ऊपर जा रहा है, जैसे यहां पर अटैक करता, तो नाम क्या देते, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर वही निगेटिव स्पेशीज उस सिस्टम से H+ यानी प्रोटॉन को निकाल रही है, तो जो H+ लेता है उसे क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि वो क्या करेगा, बेस की तरीके काम करेगा। अब इस रिएक्शन में CH3O- न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करने में तो फेल हो गया। आइए CH3 C CH3 CH2H, मैंने एक H निकाल के रख लिया है, यहां पर Br है, और ये हमारे पास है CH3O- Na+, और ये कह रहा है NCERT क्योंकि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है दोस्त। तो अगर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अब यहां पर क्या होने वाला है, एलिमिनेशन, यानी कि अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि CH3O- न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर ही नहीं पाएगा, बल्कि ग्रुप लगे होंगे। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक नहीं करेगा तो ये इतना पोर्शन अब किसकी तरीके अटैक करेगा, या किसकी तरीके एक्ट करेगा, एक्ट एज अ बेस। बेस का काम होता है H+ निकालना। 12th की एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो जो मैंने पन्ना दिया है उसमें लाइन लिखी है कि जितने भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन होगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं मतलब H+ की तरीके निकल सकते हैं। तो क्या होता होगा देखिएगा जरा, ये H+ की तरीके निकलेगा, किसकी तरीके, H+ की तरीके। तो अगर ये H+ की तरीके निकलेगा, सुनिएगा एलिमिनेशन हो रहा है, कैसे होगा, H+ की तरीके अगर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो वो खुद ही अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां से Br- को अब बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा देखिएगा। पहला, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, जिनको कॉमन नेम पता है वो बोलेंगे आइसोब्यूटाइलिन। अगला H+ निकला, CH3O- ने दिया, यानी मिथाइल एल्कोहल। Na+ था, Br- बाहर आया, यानी सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन होने लगता है, एल्कीन का। यानी अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो अब आप जो भी एल्कोक्साइड लेंगे मेटल का, उसमें एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक नहीं कर पाएगा, यानी अब वो बेस की तरीके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा बाहर, यानी एलिमिनेशन को फेवर करेगा। तो एलिमिनेट होगा अगर H+, तो जनरली लोग बोलते हैं HX निकलता है, यानी HBr निकलता है, जो एनसीईआरटी ने बोला है HBr निकलता है। तो HBr आगे चल के NaBr और वाटर में वो मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इस सिचुएशन में क्या बनेगा, फिर एल्कीन, ईथर आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा क्यों नहीं लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते बेटा अगले सवाल पे। 2 सवाल लेते हैं असर्शन रीजन पे।
जैसा कि अपने को पता है एसर्शन रीजन में हम लोग क्या करते थे, पहला ऑप्शन यानी ए पार्ट तब लगाते थे, हम एबीसीडी मान के चल रहे हैं, ए हम तब लगाते थे जब एसर्शन भी सही होता था, रीजन भी सही होता था और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते थे। बी पार्ट तब लगाएंगे एसर्शन और रीजन दोनों अलग अलग सही हो मगर रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो। सी पार्ट की अगर बात करेंगे तो एसर्शन सही हो, रीजन गलत हो। और डी पार्ट में अलग अलग भ्रांतियां हैं। आप मान लीजिए एसर्शन रीजन जब दोनों गलत हो तो हम उसे डी मान ले रहे हैं। ठीक है, आइए चेक करने की बात करते हैं। क्या लाइन लिखी उसको देखिएगा। एसर्शन टर्शरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड। पहले तो ये पकड़ लो ये आदमी है कौन, टर्शरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर। तो अगर मैं बात करूं टर्शरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर तो क्या अगर मुझे बनाना है तो ईथर का मतलब होगा ओ होगा, तो ओ के दोनों तरफ एल्किल होगा, एक तरफ टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप यानी यहां पर मैं CH3 लगा दूंगा और एक तरफ मिथाइल। तो भाई साहब इस ईथर के बारे में बात हो रही है। बोले इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसे पकड़िए, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो गलत कर जाएंगे। तो अब अगर मैं बात करूंगा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की तो जाहिर सी बात है CH3 C CH3 CH3 Br। सुनना, विद सोडियम मिथॉक्साइड यानी CH3O- Na+। सुनिएगा तो बहुत लोग इसमें दुनिया का ज्ञान बताएंगे। अगर आपको अभी की क्लास याद है तो एक बात मुझे ये बता दीजिए कि दोस्त एल्कोक्साइड लिए हैं, एल्किल हैलाइड लिए हैं, ईथर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड किसी कीमत पर 2 डिग्री 3 डिग्री अगर हुआ तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या लग रहा है, कैसा है एल्किल हैलाइड? 3 डिग्री। तो अगर ये 3 डिग्री है तो इसका मतलब ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका एल्कोक्साइड है वो इस पर कभी भी एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एसर्शन जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। आगे आते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोई नई बात नहीं है भैया। न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। मेथिल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और जाहिर सी बात है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब रीजन भी क्या है? करेक्ट है। इसके बाद की दुविधा है क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? बताइए जरा, ये रिएक्शन किस वजह से नहीं हुई है? क्या इस वजह से नहीं हुई है कि सोडियम मिथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? ना, सीधा मतलब जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी, SN2 मैकेनिज्म ही नहीं होगा तो हमारा जो भी सोडियम एल्कोक्साइड में एल्कोक्साइड पार्ट है, मैंने अभी पढ़ाया, अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम नहीं करेगा बल्कि किसकी तरीके काम करेगा? बेस की तरीके काम करेगा। तो यहां पर रीजन ये होना चाहिए क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और क्राउडेड है, इस वजह से यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड में या सोडियम मिथॉक्साइड में मिथॉक्साइड आयन इस पर अटैक नहीं कर पा रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वो बेस की तरीके काम करके एलिमिनेशन करा सकता है। एसर्शन सही है, रीजन सही है, मगर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां पर कोई एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर जाना चाहिए वो आंसर सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट जाना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल में ये थोड़ा सा अलग सवाल है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसने घुमा के बात की है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर लिया, किसके लिए? मेथिल क्लोराइड। क्या बनाना है मेथिल क्लोराइड से? मीथेनॉल। ठीक बात। आइए हाइड्रोलिसिस करा है
मेथिल क्लोराइड लिए, मेथिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराए, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, क्या बनाएंगे दोस्त? CH3OH। क्या बनाने जा रहे हैं? CH3OH। सुनते चलिएगा, क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल क्लोराइड टू मिथेनॉल, भूल जाइए विलियमसन सिंथेसिस, कहानी खत्म हो चुकी है वहां पर, इज हायर इन DMF, इज हायर इन DMF। यानी अगर आपने वाटर लिया तो आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा? DMF। क्या था? डाई मेथिल फॉर्मामाइड। कैसा सॉल्वेंट था बताइए? मैंने आपको बोला था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है दोस्त। ऐसा सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक। और क्या पढ़ाया था? सॉल्वेंट से आप पहचान जाएंगे अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो एक बात बताइए, इस सॉल्वेंट की वजह से क्या ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म कैसे फॉलो करेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करे और Cl- यहां से निकल जाए। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, देखिएगा। SN2 को अगर फॉलो करेगा तो कैसे फॉलो कर रहा है ये समझिएगा। जो वाटर है वो एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Cl- यहां से निकलेगा। तो जब निकलेगा तो बाद में ये उसको H+ दे देगा। कैसे? देखिएगा, यहां कोई कार्बोकैटायन एटायन नहीं बनता है, उसी समय कहानी सब खत्म हो जाती है। अगर हमारा ये CH3Cl है और ये हमारे पास वाटर है और DMF है, यानी SN2 मैकेनिज्म करा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर इसका अटैक मानेंगे और यहां से Cl- को बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे। लेकिन जब Cl- निकलेगा तो वो यहां से H+ को भी लेता हुआ जाएगा। तो अगर वो H+ को लेता हुआ जाएगा तो क्या है? Cl बाहर निकल जाएगा और साथ में बनेगा CH3OH। और क्या SN2 मैकेनिज्म है, यानी ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर। इसी वजह से तो मेथिल अल्कोहल बन जाता। अब लेकिन उसने बोला हायर देन इन वाटर। क्यों? अगर आप केवल वाटर लेते, देखिए जगह कम है, ध्यान रखिए, अगर आपने केवल वाटर लिया तो ये बताओ क्या वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कौन सी मैकेनिज्म को फेवर करते हैं? SN1 को। अगर ये SN1 को फेवर कराता वाटर की प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये बता दो। अब यहां पे याद रखना, पहली रिएक्शन में वाटर न्यूक्लियोफाइल है, बात समझ रहे हो? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। DMF जो है वो तो सॉल्वेंट है। अब यहां SN1 अगर है तो ये बताइए क्या इसे आयनाइज होना पड़ेगा, यानी कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा। और हम सबको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल होगा तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्त कि ये कभी भी SN1 रिएक्शन देना चाहेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट, ये सवाल अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है कि हायर इन DMF देन वाटर। तो ये चीज तो बिल्कुल सही लिखी है, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया है। देखिए रीजन, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल क्लोराइड फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि वो कभी SN1 करेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन बनाएगा वो 1 डिग्री होगा और अनस्टेबल। तो कोई भी चीज अपने आप को कभी अनस्टेबल नहीं करना चाहेगी। तो इसका मतलब रीजन भी सही है और रीजन तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर दोस्त क्या होगा? ए पार्ट होगा। आपको जो पहला उसमें प्रीव्यू दिया हुआ है NCERT व्यू, उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक बार वो पन्ने को अब पढ़ लेना है। मैंने उसमें आपको सब कुछ करा दिया है। लास्ट में मैंने इंटेक्स क्वेश्चन दिया है, वो इंटेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं आएगा वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।